भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता चैप्टर नंबर 15 210 से लेके 222 तक। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, चैप्टर 15 बात करता है कार्रवाइयाँ शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें, कंडीशन रिक्वेस्ट फॉर इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग। कार्रवाइयाँ शुरू करने के लिए, अरे कहाँ कार्रवाइयाँ शुरू की जा रही हैं? क्या पुलिस स्टेशन पे कार्रवाई शुरू हो रही है? नहीं 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 नहीं, कार्रवाई शुरू, तो कार्रवाई जो शुरू हो रही है वो कोर्ट में हो रही है। कोर्ट के अंदर की कार्रवाई आज से शुरू हो रही है। पुलिस थाने में क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ हमने पढ़ चुके हैं। एक बार हम वापस इस क्लास को शुरू करते हैं, यानी कि इसको यूँ कहा जाए कि मैं आप लोगों को कोर्ट तक लेके जा रहा हूँ कि कोर्ट में कैसे आते हैं। ठीक है, उसका एक चार्ट बनाऊंगा, वो चार्ट आप देखिएगा। सबसे पहले ऑफेंस कमिट होता है। अब बात आती है कौन सा ऑफेंस कमिट हो रहा है भाई साहब, तो यहां बात होगी दो। एक कॉग्निजेबल ऑफेंस, हो सकता है कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ हो, और ये भी हो सकता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ हो। और जब कभी कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो ये मान के चलिए उसमें तीन परिस्थितियां पैदा होती हैं। नंबर इधर इधर और एक इधर। सबसे पहला होता है कि आप पुलिस स्टेशन गए, ऑफेंस कमिट होने के बाद आप पुलिस स्टेशन गए और वहां जाकर के आपने उनको बोला, तो पुलिस ऑफिसर ये देखेगा कि कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, देखते हैं। तब यहाँ आता है 173 का 3, ऑफेंस कमिट होने के बाद हम लोग इस स्टेज की बात कर रहे हैं। और एक इधर आता है 174, कॉग्निजेबल केस है तो आपकी रिपोर्ट को लिखा जाएगा। अब ये देखा जाएगा कि जिस ऑफेंस की आप बात कर रहे हैं वो उसका पनिशमेंट कितना है, क्योंकि ये चीज़ अभी ऐड हुई है बीएनएसएस में। अगर उसका पनिशमेंट 3 साल से 7 साल के बीच में है, उस कॉग्निजेबल ऑफेंस का पनिशमेंट 3 साल या 7 साल से नीचे, नॉट मोर देन 7 ईयर्स। एक सिचुएशन। एक आ गई मोर देन 7 ईयर, ऐसा कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसमें पनिशमेंट मोर देन 7 ईयर्स है। और तीसरा ये हो गया कि उसने आपकी एफआईआर को लिखने से ही मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। अब यहां पे बात आती है एफआईआर लिखने की। उसने देखा कि मैं एफआईआर तो लिख लूंगा, लेकिन पहले देखता हूं ये ऑफेंस की जो बात हो रही है उसमें सजा क्या है। देखा 3 साल 7 साल के बीच की। तब ऐसे मामले में ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ने कहा, क्या कहा इसमें प्रोविजन में, कि वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से नीचे की रैंक का नहीं होना चाहिए, उससे प्रायर परमिशन ले करके वो इसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगा। तब यहाँ पे बात आती है कि वो पूर्व अनुमति लेगा, प्रायर परमिशन लेगा। किसकी प्रायर परमिशन ले रहा है? डीएसपी से बिलो नहीं होना चाहिए ये, या इनसे ऊपर रैंक का। किस बात के लिए? फिर वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगा। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी किस बात की? उस ऑफेंस के नेचर और ग्रेविटी को देखेगा। तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में उसे कितना टाइम लगेगा? 14 दिन, 14 डेज।
तब यहाँ बात आती है कि आपको 14 दिन दिए जाते हैं, 14 दिन के अंदर आप उसकी नेचर और ग्रेविटी को चेंज कर लीजिए और ये पता कर मालूम कर लीजिए और ये पता कर लीजिए कि प्राइमा फेसिया केस बनता है या नहीं, प्राइमा फेसिया केस। और मोर देन 7 इयर्स वाले अगर कोई एफआईआर, अगर मोर देन 7 इयर्स की अगर कोई इंफॉर्मेशन आती है ऐसे कॉग्निजेबल मामले की, तो यहां पे कंपलसरी है आपको एफआईआर दर्ज करनी ही होगी, आपको एफआईआर दर्ज करनी है भाई साहब। कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तुरंत एफआईआर दर्ज करो। और तीसरा ऑप्शन ये आया कि पुलिस वाले ने एफआईआर ही दर्ज नहीं करी, तो इसको एक सेकंड के लिए रोकते और हम चलते हैं। मान लीजिए जो ऑफेंस कमिट हुआ है वो नॉन कॉग्निजेबल हुआ है, और नॉन कॉग्निजेबल हुआ है, आप थाने गए, थाने में जाके आपने रिपोर्ट लिखा रहे, उसने पूछा क्या बात हो गई, आपने बताया भैया इंस्पेक्टर साहब ऐसे ऐसे बात हो गई। तब उन्होंने पता किया कि यार मामला तो नॉन कॉग्निजेबल का है, तो अब हमें ये देखना है जब कभी थाने में ये इंफॉर्मेशन पहुंचती है कि मामला तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का है, तो पुलिस वाले क्या करेंगे, तब वो क्या करेंगे, ही शैल एंटर इंफॉर्मेशन, कहां एंटर करेंगे, इन बुक। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें बुक मिली हुई है रजिस्टर्ड, जहां पे वो उस पर एंट्री करेंगे। उस इंफॉर्मेशन को लिख लेने के बाद उसको कहेंगे कि भैया तू वहां चले जा मजिस्ट्रेट साहब के पास, रेफर टू इंफॉर्मेंट। उस इंफॉर्मेंट को रेफर कर देंगे मजिस्ट्रेट साहब के पास, चले जाओ। अब फिर वो मजिस्ट्रेट साहब के पास चला जाएगा, फिर मजिस्ट्रेट साहब का ऑर्डर आएगा थाने में। उस ऑर्डर के आने के बाद फिर बाद में पीओ क्या कर, पीओ साहब क्या, पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा। किस तरह से इन्वेस्टिगेशन करेगा, एज इफ कॉग्निजेबल मामला हो, जैसे कॉग्निजेबल मैटर हो, तो कॉग्निजेबल मैटर में तो हम बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते, बस यही काम आप नहीं कर सकते इसमें, बाकी की सब इन्वेस्टिगेशन वैसे ही करोगे विदाउट अरेस्ट विदाउट वारंट एक्सेप्ट, यानी कि इसके सिवाय आप उसे बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकते, इसके सिवाय बाकी की सारी इन्वेस्टिगेशन ऐसे ही करोगे जैसे कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हो। ये कहानी है आपकी नॉन कॉग्निजेबल मैटर में। तो अब हमें पता चल गया अगर ऑफेंस कमिट होता है तो हम पुलिस स्टेशन जाते हैं, जाकर के एफआईआर दर्ज करने के लिए जाते हैं। वहां पर दो सिचुएशन होती है, पुलिस ऑफिसर देखता है कि क्या ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। पता चलता है कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो पुलिस ऑफिसर अकॉर्डिंग टू बीएनएसएस ये देखेगा कि उसका पनिशमेंट 3 से 7 साल के बीच में है, तो डीएसपी से नीचे का नहीं होना चाहिए अधिकारी, उससे पूर्व अनुमति लेकर के और उसकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगा 14 दिन के अंदर अंदर, क्या वास्तव में प्राइमा फेसिया केस ये बनता है या नहीं बनता है। और अगर 7 साल से ऊपर का ऑफेंस है तो वहां पर उसे एफआईआर काटनी ही होगी, और नॉन कॉग्निजेबल मैटर के अंदर वो उसे अपनी बुक में लिख लेगा, उस इन्फॉर्मेंट को कहेगा कि मजिस्ट्रेट साहब के पास जाओ, मजिस्ट्रेट साहब के पास जाएगा, वहाँ से ऑर्डर होगा, तब पुलिस ऑफिसर उसकी इन्वेस्टिगेशन ऐसे करेगा जैसे कॉग्निजेबल ऑफेंस की जाती है, सिवाय बिना वारंट के उसको गिरफ्तार करने की। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर वो एफआईआर दर्ज करने से मना कर दे तो, और ये कहानी है 173 का 4। अब बात आती है कि मैंने इसको बाद में बताने के लिए क्यों कहा, मैंने बाद में बताने के लिए इसलिए कहा क्योंकि यही वो रास्ता है जो हमें आज 210 की तरफ लेकर के जाने वाला है। कैसे लेके जाएगा 210 की तरफ, इसको ध्यान से देखिएगा। उसने मना कर दिया, रिफ्यूज मना कर दिया, तो फिर यहां पे आगे बताया गया है कि आप एक काम करिए, आप राइटिंग में पोस्ट कर दीजिए। किसको कर दीजिए, एसपी साहब को। ओके, आपने एसपी साहब को कर दिया।
अब एसपी साहब क्या करेंगे, इनके पास दो ऑप्शन आते हैं। पहला, एसपी साहब इन्वेस्टिगेशन का काम करेंगे या फिर कुछ नहीं करेंगे। कुछ नहीं करेंगे का मतलब हो गया कि उन्होंने कुछ भी काम करने से मना करे, फेल, ये फेल हो गए। या और इन्वेस्टिगेशन की बात आएगी तो अब दो बात आएगी, या तो वो खुद इन्वेस्टिगेशन करेंगे या अपने किसी सबऑर्डिनेट को बोल देंगे, हिमसेल्फ, या फिर सबऑर्डिनेट को बोल देंगे। कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा हुआ कि अगर एसपी साहब के पास भी राइटिंग में पहुंचाने के बाद अगर वो कुछ भी नहीं करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तब क्या होगा, तब आप 173 का सब सेक्शन 4 निकालिए और उसकी लास्ट लाइन देखिए, क्योंकि बीएनएसएस में ये ऐड की गई है। उसने क्या कहा, क्या लिखा है वहां पे, वहां लिखा है आप मजिस्ट्रेट साहब के पास एप्लीकेशन लिखिए। और यहां से शुरुआत होती है 210 सेक्शन 210 सब सेक्शन 1 सब क्लॉज ए। तो हमारा जो सेक्शन 210 से हम लोग आज शुरुआत कर रहे हैं, तो 210 तक गाड़ी पहुंची कैसे, ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तभी हम समझ पाएंगे कि आगे कार्रवाई कैसे की जाएगी और उस कार्रवाई को शुरू करने के लिए जो शर्तें हैं वो क्या क्या ज़रूरी है, वो ये है। जब एफआईआर दर्ज हो गई तब उसके आगे की जो कहानी है वो आप सब जानते हैं, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाता है। पुलिस वालों को जो इन्वेस्टिगेशन करने की जो पावर मिली हुई है वो मिली हुई है 175 में। इन्वेस्टिगेशन की पावर मिली है 175 में, और इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसीजर है वो बताया हुआ है 176 में। प्रोसीजर 176 में प्रोसीजर बताया है, और इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है ये सब हम पढ़ चुके हैं। और जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है, तो दो बातें निकलेंगी। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अब जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी तब क्या होगा, तब हम जानते हैं कि जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो कोर्ट के अंदर क्या पेश करेगा, पुलिस रिपोर्ट। वो पुलिस रिपोर्ट पेश करेगा। अब पुलिस रिपोर्ट पेश करेगा, इसका मतलब क्या हुआ, ये पुलिस रिपोर्ट कहाँ पेश होगी, ये पुलिस रिपोर्ट पेश होगी मजिस्ट्रेट साहब के पास। ये पुलिस रिपोर्ट पेश हो रही है मजिस्ट्रेट साहब के पास। जब मजिस्ट्रेट साहब के पास पुलिस रिपोर्ट पेश हुई तब मजिस्ट्रेट साहब को इस ऑफेंस के बारे में पता चला, पूरी कहानी पता चल रही है कि हाँ भैया अच्छा ये वाली बात है, ओहो अच्छा। तब मजिस्ट्रेट साहब को इस ऑफेंस के बारे में जानकारी मिलती है। और एक आप तो ये वाली बात आपको कहाँ मिल रही है, ये बात आपको मिलेगी 210 के 1 के बी में। 210 का सबसेक्शन 1 का क्लॉज बी जो है, वहां ये बात पता चलती है कि मजिस्ट्रेट साहब को पुलिस रिपोर्ट के माध्यम से पता चला। और इससे पहले जब हमने बात करी थी तब क्या था, मजिस्ट्रेट साहब को कैसे पता चला, 210 के सबसेक्शन 1 के क्लॉज ए से। मतलब ये कि जब पुलिस वालों ने उस इन्फॉर्मेंट की, उस विक्टिम की किसी भी बात को ध्यान नहीं दिया, कोई रिपोर्ट नहीं लिखी गई, तब वह व्यक्ति सीधा कोर्ट के अंदर आ गया और उसने कोर्ट में आकर के कंप्लेंट फाइल करी। तब जाकर के मजिस्ट्रेट साहब को पता चला कि ऐसा ऐसा मामला हो रहा है। और इधर पुलिस रिपोर्ट से ये बात पता चली, मजिस्ट्रेट साहब को सारी बात पता चली कि ऐसे ऐसे मामला ये हो चुका है। आपने ये नोट कर लिया हो।
तो कर लीजिए, फिर मैं इसे हटा देता हूँ। हाँ, अब एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए कि पुलिस रिपोर्ट भी एक एक तो ये वाली चालान पेश हो सकता है 189 प्लस 193 FR 190 प्लस 193 चालान हटा दूँ ये। नोटिस ऑफ मैटर किसको? मजिस्ट्रेट साहब को। वेरी गुड। नोटिस ऑफ मैटर किसको? मजिस्ट्रेट साहब को। अब मजिस्ट्रेट साहब को उस मैटर का नोटिस कैसे कैसे हुआ? सपना ने बोला, सर पुलिस वालों ने बोला, पुलिस वालों ने बताया। पहली चीज तो निकल के आई कि साहब कंप्लेंट फाइल हुई है। ओह अच्छा, मजिस्ट्रेट साहब के पास कंप्लेंट फाइल कर दी है कि साहब जो पुलिस रिपोर्ट है ना उससे पता चला, FIR दर्ज हुई थी, इन्वेस्टिगेशन हो गई, पूरा चालान उठा करके मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश कर दिया, तो उससे उनको सारी बात पता चल गई। और तीसरा उनको कैसे पता चला? तीसरा हम बात करते हैं अदर देन पुलिस ऑफिसर बाय एनी पर्सन या ओन नॉलेज, ओन जिसे कहते हैं सो मोटो, खुद नहीं, न्यूज़पेपर पढ़ा उनको इस बारे में पता चला, न्यूज़ के अंदर उनको पता चला पुलिस वाले तो कुछ काम कर ही नहीं रहे, हमारे यहाँ पर भी कोई कंप्लेंट फाइल नहीं हुई, क्योंकि जो ऑफेंस होता है वो अगेंस्ट द स्टेट होता है। ये थोड़ी ना है कि मेरा बेटा मर गया है, मैं तो इन्फॉर्म नहीं कर रहा, मैं तो कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा हूं, मेरे बेटे का किडनैप हो गया, मैं किसी को रिपोर्ट नहीं करूंगा। तो मजिस्ट्रेट साहब को मामले की जानकारी कैसे हो रही है? कंप्लेंट के थ्रू, पुलिस रिपोर्ट के थ्रू, एनी अदर। तो ये कौन कौन सी चीजें हो गई? ये बात आ गई आपकी 210 के 1 के ए में, ये आ गई बी में, और ये वाली कहानी आ गई सी में। और अब आप यहां समझ लीजिए सेक्शन 210 क्या बोलता है, उसका हेडिंग देखिए, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस बाय मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेटों द्वारा अपराधों का संज्ञान, कॉग्निजेंस। अब सबसे बड़ी बात तो यही आती है कि सर कॉग्निजेंस कहते किसको हैं? तो आप लिख लीजिए एक लाइन, सिर्फ एक लाइन में इसका आंसर है, टेकिंग नोटिस ऑफ द मैटर जुडिशियली। कॉग्निजेंस का मतलब क्या हुआ? टेकिंग नोटिस ऑफ द मैटर जुडिशरी। अब मजिस्ट्रेट को मामले की सूचना कैसे मिलती है? अब आप सब जानते हो, यह आपको पता चल गया। तो कॉग्निजेंस का क्या मतलब हुआ? यह मतलब है कॉग्निजेंस का कि कोर्ट को यह वाली बात पता चलना। चलिए, सेक्शन 210, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस बाय मजिस्ट्रेट, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर, इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए, के अधीन रहते हुए, तो इसका क्या मतलब हुआ कि इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 15 में कुछ ऐसे प्रोविज़न है जिन प्रोविज़न्स के अधीन रहते हुए आपको सेक्शन 210 समझना है। इस चैप्टर के
अंदर कुछ ऐसे सेक्शंस हैं, कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिनके अधीन रहते हुए आपको 210 समझना है। सर इस चैप्टर में वो कौन से प्रोविजन है? तो आपको सबसे पहला काम ये करना है, सब्जेक्ट टू दी प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर। तो दिस चैप्टर का मतलब है यहां पर सेक्शन 215 से लेके 222, 215 से लेके 222 के अंदर जो प्रोविजन बताया गया है उसके अधीन रहते हुए, अब आगे पढ़ते हैं। एनी मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, सेक्शन 210, सब्जेक्ट टू दी प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर। तो यहां पर जो दिस चैप्टर है वो कौन से प्रोविजंस की बात हो रही है? तो आपको ये लिखना है सेक्शन 215 से लेके 222 तक। 215 से 222 तक के जो धाराएं हैं, जो प्रोविजन है, जो सेक्शंस बताए हुए हैं, उनके अधीन रहते हुए, उनके अधीन रहते हुए क्या? उनके अधीन रहते हुए मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, उनके अधीन रहते हुए मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, अच्छा, एंड मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। लेकिन मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास के लिए एक कंडीशन लगी हुई है, क्या? मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास स्पेशली एम्पावर्ड। तो ये जो स्पेशली एम्पावर्ड है ना, वो इन दोनों के लिए नहीं है, केवल इसके लिए है। किसके द्वारा? एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ। इन दिस बिहाफ मतलब मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास को स्पेशली एम्पावर्ड अगर कर रखा है अंडर सबसेक्शन 2। अब एक काम करो, सबसेक्शन 2 देख लो। द सीजेएम में एम्पावर एनी मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास टू टेक कॉग्निजेंस। ओहो, इसका मतलब हुआ कि कॉग्निजेंस लेने की जो पावर है वो मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को तो है, लेकिन सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को तब होगा जब सीजेएम साहब ने स्पेशली एम्पावर्ड इसको कर रखा हो तब। कॉग्निजेंस अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सच ऑफेंस एज आर विद इन द कंपिटेंसी टू इंक्वायरी इनटू और ट्राई। तो यहां पर आपको 210 का जो सबसेक्शन 1 है इस समय वो चल रहा है, और आपको एक बात क्लियर हो गई कि मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास कॉग्निजेंस ले सकता है, मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास तभी कॉग्निजेंस लेगा किसी ऑफेंस का जब वो स्पेशली एम्पावर्ड होगा बाय द सीजेएम। वापस पढ़ते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर, अब तो हमें समझ में आ गया 215 से 222 की बात हो रही है। अब एक काम करो, 215 से 222 मैंने तो लिखवा दिया, कहता है 215 से 222 के अधीन रहते हुए मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास स्पेशली एम्पावर्ड बाय द सीजीएम टेक कॉग्निजेंस। तो फिर 215 के अंदर क्या है? कॉग्निजेंस नहीं ले सकता। 216, 217, 18, 19, 20, 21, 22 वहां क्या लिखा है? वहां ये लिखा है कि मजिस्ट्रेट साहब कॉग्निजेंस नहीं ले सकते। अच्छा, ऐसे लिखा है? हां, नहीं ले सकते। एक बार 215 निकालिए। नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस। 217 निकालिए।
नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस, 218 निकालिए और चौथी नंबर की लाइन देखिए, नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस, इन सबको हाईलाइट कर लेना। 219 निकालिए, नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस। 220 निकालिए, नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस। 221, नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस। 222, नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस। जब हम 215 से लेके 222 तक पढ़ेंगे तो वहां ये लिखा हुआ नहीं है कि कोर्ट ले ही नहीं सकती, वहां पे ये बताया हुआ है भैया कोर्ट कब नहीं ले सकती, ऐसी सिचुएशन में नहीं ले सकती। कॉग्निजेंस लेने के लिए ये वाली चीज भी होनी चाहिए, ये बातें बताई गई हैं यहाँ पर। लेकिन 210 के अंदर एक जनरल इन्होंने प्रिंसिपल बता दिया कि मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास स्पेशली एम्पावर्ड बाय द सीजीएम, then they are entitled, they are empowered to take cognizance। मान लीजिए अगर आपने कंप्लेंट किसी ऐसे मजिस्ट्रेट के पास भेज दी जो एम्पावर्ड नहीं है, नॉट एम्पावर्ड, और उस मजिस्ट्रेट साहब ने उस पर कॉग्निजेंस ले लिया। सर जब वो मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड ही नहीं है तो वो कॉग्निजेंस ले कैसे सकते हैं? देखो जी, बाय चांस ले लिया, गुड फेथ में ले लिया, बदल दिया होगा, ऑर्डर अभी आए नहीं होंगे या लेट आए होंगे, काफी सालों से आपके पास ये जुडिक्शन में था, आपने उसी इंप्रेशन में कोर्ट ने क्या किया, उसको ले लिया, उस पर कॉग्निजेंस ले लिया। तो गुड फेथ में लिया, उन्होंने जानबूझ के तो किया नहीं ये गलती। ओहो, एरर, हाँ, इंटेंशनली नहीं किया उन्होंने, गुड फेथ में किया, उन्हें क्या पता था। लेकिन सवाल तो ये आता है, अगर मजिस्ट्रेट साहब एम्पावर्ड नहीं है और फिर भी उन्होंने कॉग्निजेंस ले लिया है, तो फिर प्रोसीडिंग विशिएट होगी या विशिएट नहीं होगी? प्रोसीडिंग विशिएट होगी या नहीं होगी, ये एक सवाल अब हमारे दिमाग में आ रहा है। क्या उस प्रोसीडिंग को दूषित करेगी ऐसी अनियमितता, या ऐसी अनियमितता उस प्रोसीडिंग को दूषित नहीं करेगी? इस वाली बात को अब हम समझने जा रहे हैं। यानी कि अभी तक हम ये समझ पाए, जो कोर्ट एम्पावर्ड है, जो कॉम्पिटेंट है, वो कॉग्निजेंस लेगी उस ऑफेंस का। लेकिन अगर मान लीजिए जिस कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया वो एम्पावर्ड नहीं है और उसने कॉग्निजेंस ले लिया, तब ऐसी कार्रवाई को, तब इस तरह की चीज को क्या बोलेंगे? इर्रेगुलरिटी। ऐसी इर्रेगुलरिटी होने से जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है वो दूषित मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी? इस बात को समझने के लिए हमें देखना होगा सेक्शन 506। सेक्शन 506, आपको 506 पे जाना है और देखना है कि आखिर प्रोसीडिंग विशिएट होगी या नहीं होगी। तो हम अभी थोड़ी देर पहले इस बात को समझ चुके थे कि मजिस्ट्रेट साहब के पास जब कोई कॉग्निजेंस के लिए मैटर पहुंचाएगा, उसके 3 तरीके बताए थे। 210 का, एक का ए, बी, सी। अब आप 210 को देखो एक बार। 210 का 1 का ए निकालो। अपॉन रिसीविंग ए कंप्लेंट ऑफ फैक्ट्स, उन तथ्यों का जिनसे अपराध बनता है परिवाद प्राप्त होने पर। केवल इतनी सी बात तो सीआरपीसी में लिखी हुई थी, बीएनएसएस के अंदर यहां पर एक लाइन ऐड करी गई, और अपॉन रिसीविंग अ कंप्लेंट ऑफ फैक्ट्स विच कॉन्स्टिट्यूट सच ऑफेंस, ये तो सीआरपीसी की बात थी। ऐड क्या हुआ
including any complaint filed by a person authorized under any special law, जिसमें किसी विशेष विधि के अधीन प्राधिकृत किए गए किसी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया गया कोई परिवाद शामिल है। यानी यहां 210 का सबसेक्शन 1 का क्लॉज ए कंप्लेंट की बात करता है, ऑन रिसीविंग कंप्लेंट। ये कहता है अपॉन रिसीविंग कंप्लेंट, किसके द्वारा, किसी स्पेशल लॉ में भी अगर किसी व्यक्ति को ऑथराइज कर रखा होगा तो वो भी यहां पर ही माना जाएगा। बी, अपॉन पुलिस रिपोर्ट सबमिटेड इन एनी मोड, इलेक्ट्रॉनिक मोड भी हो सकता है, अपॉन पुलिस रिपोर्ट, वेरी गुड। और तीसरा है अपॉन इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एनी पर्सन अदर देन पुलिस ऑफिसर और अपॉन हिज ओन नॉलेज। तो 3 तरीके हो गए, अभी भी हमने यही पढ़ा था। लेकिन अब आपको यह समझा रहा हूं मैं, अगर ये वाले काम, ये 2 काम उस मजिस्ट्रेट साहब के साथ उन मजिस्ट्रेट साहब ने किए हैं जो एम्पावर्ड नहीं है, तब ऐसे मामले में प्रोसीडिंग दूषित हो जाएगी या नहीं मानी जाएगी। कोई मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड नहीं है फिर भी उसने कॉग्निजेंस ले रहा है ए और बी वाली सिचुएशन में, तो ये क्या कहलाएगी? इर्रेगुलरिटी, अनियमितता कहलाएगी। अब ये अनियमितता जो हुई है, क्या ये कार्रवाई को दूषित करेगी या नहीं करेगी? तो आपको लिखना है ये कैसे इर्रेगुलरिटी हो गई? डज नॉट विशिएट प्रोसीडिंग, डज नॉट विशिएट प्रोसीडिंग, ये प्रोसीडिंग को दूषित नहीं करती है। तो ये बात कहां लिखी है? 506 के ई में। यहां आपको देखना है 506 का ई। अब एक काम करिए, 506 का ई निकालिए। 506 बोलता है इर्रेगुलरिटी which do not vitiate proceedings if any magistrate not empowered by law to do any of the following things। E कहता है to take cognizance of an offence, clause A, clause B of subsection 1 of section 210। 210 के सबसेक्शन 1 के क्लॉज ए और बी के अंदर अगर उस मजिस्ट्रेट ने जो एम्पावर्ड नहीं है कॉग्निजेंस ले लिया है, तब ऐसी इर्रेगुलरिटी मानी जाएगी जिससे कि हमारी प्रोसीडिंग विशिएट नहीं होगी, यानी कि आगे कार्रवाई चलती रहेगी, प्रोसीडिंग खराब नहीं होगी। भाई अगले आपने जाकर के ये कह दिया कि साहब इन मजिस्ट्रेट साहब को तो प्रोसीडिंग ये करने का था ही नहीं, इसको खारिज किया जाए। भाई ठीक है, जिन मजिस्ट्रेट साहब को है वहां पे भेज देंगे, इंटेंशनली इन्होंने ऐसा किया नहीं है, गुड फेथ के अंदर ऐसा हुआ है, गलती से हुई है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि साहब ये प्रोसीडिंग ही खत्म कर देंगे, नहीं। सर एक बात पूछूं, अगर मान लीजिए सर मामला अगर इसका हो तो सी वाले का, अगर सी वाले का मामला है तो ये भी इर्रेगुलरिटी है, लेकिन ये कैसी इर्रेगुलरिटी कहलाएगी? जिससे प्रोसीडिंग विशिएट हो जाएगी, क्योंकि आपको ये इंफॉर्मेशन पता नहीं किसने दे दी, आप उसके एम्पावर्ड नहीं है, आपने कॉग्निजेंस ले लिया, आपकी खुद की जानकारी से ले लिया, whether you are empowered? No. If you are not empowered, then आपने कॉग्निजेंस लिया कैसे? ये तो अनियमितता है, ये तो इर्रेगुलरिटी हो गई, और ऐसी इर्रेगुलरिटी से
प्रोसीडिंग विशिएट मानी जाएगी। कहां लिख रहा है ये बात? 507 के में, 507 के में को देखो, और वो कहता है if any magistrate not being empowered by law in this behalf does any of the following things, namely take cognizance of an offence under clause C subsection 1 2, so 10, तो क्या होगा? vitiate the proceeding, his proceeding shall be void, his proceeding shall be void। और 506 में क्या लिखा हुआ है? erroneously in good faith does not that thing, his proceeding shall not be set aside, shall not be set aside merely on the ground of his not being so empowered, that's all। 210 में वापस चलिए, 210 में subject to the provisions of this chapter, any magistrate of the first class and magistrate of the second class is specially empowered in this behalf under subsection 2 may take cognizance of any offence। ये हटा दूं, दो 210 में लिखा हुआ है मे टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस। मे का क्या मतलब है? ले सकता है। अरे वाह, आप तो बड़े बड़े लोग हैं साहब, आपकी इच्छा होगी तो लोगे कॉग्निजेंस, आपकी इच्छा होगी तो नहीं लोगे। वाह, यहां मे लिखा हुआ जरूर है, लेकिन इसका मतलब यह है मस्ट टेक कॉग्निजेंस। मस्ट टेक कॉग्निजेंस। नो एनी डिस्क्रिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट, किसी मजिस्ट्रेट के कोई सो विवेक नहीं चलेगा यहां। और अगर किसी मजिस्ट्रेट साहब ने ऐसा किया, मे टेक कॉग्निजेंस। हाँ, ऐसा भी होता है कि कॉग्निजेंस नहीं लेता है, लेकिन वो क्योंकि उसको लगता है कि मामला तो ऐसा कुछ बनता ही नहीं है, फालतू की लेकर के आ गए ये लोग, वो एक अलग बात है। आप सुनो तो सही उसकी कि नहीं, मैं तो नहीं सुनता, मेरी मर्जी होगी तो सुनूंगा, नहीं मर्जी होगी तो नहीं सुनूंगा, ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपने ऐसा किया तो आर्टिकल 14 का वायलेशन माना जाएगा। नो डिस्क्रिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट, नो डिस्क्रिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट, एंड इफ मजिस्ट्रेट डिड देन वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14। ये वाली बात कही गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अग्रवाल वर्सेस रामकली, अग्रवाल वर्सेस रामकली, AIR 1968 सुप्रीम कोर्ट 1। तो ये वाली बात आपको इस तरह से लिख लेना। यहां पर सेक्शन 210 कंप्लीट होता है। आइए, अब मैं ये हटा रहा हूं, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे। सबसे पहले ऑफेंस कमिट हो जाने के बाद जब पुलिस स्टेशन वालों ने कुछ नहीं किया, जब एसपी साहब ने कुछ नहीं किया, तब मामला मजिस्ट्रेट साहब के पास आता है। किस रूप में आया? एक कंप्लेंट के रूप में आया। कंप्लेंट के रूप में कौन से सेक्शन में?
210 का सबसेक्शन 1 का क्लॉज ए, कंप्लेंट। जब मजिस्ट्रेट साहब के पास कंप्लेंट फाइल हुई तो मजिस्ट्रेट साहब उस कंप्लेंट पर क्या क्या कर सकते हैं? वो 3 काम कर सकते हैं। मजिस्ट्रेट साहब क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो ये देखो 224, अब आप सेक्शन निकालिए 224, प्रोसीजर बाय मजिस्ट्रेट नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ केस। ओहो, यहाँ तो बात ही कुछ और हो रही है। इसका मतलब ये है कि ये जो कंप्लेंट जिस मजिस्ट्रेट के पास फाइल करी वो एम्पावर्ड ही नहीं है, नॉट एम्पावर्ड। अगर मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड नहीं है तो क्या होगा? 224 कहती है if the complaint is made to a magistrate who is not competent to take cognizance of the offence, he shall, if the complaint is in writing or not in writing। अगर ये कंप्लेंट राइटिंग में है, पहले तो ये देखेंगे, और नॉट राइटिंग कि राइटिंग में नहीं है। अगर वो राइटिंग में है तो उसको रिटर्न कर देंगे और कह देंगे कि भैया प्रॉपर कोर्ट में जाओ, प्रॉपर कोर्ट के अंदर उसको रिटर्न कर देंगे। रिटर्न इट फॉर प्रेजेंटेशन टू द प्रॉपर कोर्ट विद एन एंडोर्समेंट ऑफ दैट इफेक्ट। एंडोर्समेंट मतलब उस राइटिंग में कंप्लेंट फाइल हुई है तो उस पर हम ये एक सील लगा देते हैं जिसमें ये लिखा रहता है कि इसे प्रॉपर कोर्ट के अंदर रेफर किया जाता है, प्रेजेंट करें जाकर के। हम एम्पावर्ड ही नहीं है। और अगर राइटिंग में नहीं है तब कंप्लेनेंट को डायरेक्ट कर देंगे कि तुम प्रॉपर कोर्ट में जाओ। डायरेक्ट टू कंप्लेनेंट, गो टू द प्रॉपर कोर्ट। तो ये कहानी तो हो गई आपकी, एक काम कर सकता है जो मजिस्ट्रेट, वो आ गया 224 में। नेक्स्ट क्या कर सकता है? जो सीआरपीसी में 156(3) की कार्रवाई होती थी, अब बोलेंगे 175 का 3। अब 175 का 3 क्या कहता है? वो ये कहता है कि मजिस्ट्रेट साहब संबंधित थाने को इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर कर देंगे। 175 के 3 के अंदर भेज दिया। तीसरा क्या कर सकते हैं वो? 223। मतलब ये कि वो खुद को आगे आओ भाई। 223 बोल रहा है, क्या बोल रहा है? आगे आओ भाई, लाओ तुम्हारे विटनेस भी ले आओ, एविडेंस करवाओ उनकी, मैं सुनता हूं, क्या मामला है बताओ। अब आप 223 निकालो पहले। ओह ये रहा, कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट शैल एग्जामिन अपॉन ओथ द कंप्लेनेंट एंड विटनेस इज प्रेजेंट। कंप्लेनेंट और उसके साथ जो साक्षी आए हैं, जो विटनेसेस आए हैं, जो गवाह आए हैं, उनको एग्जामिन करेगा, ओथ पर एग्जामिन करेगा। तो यानी कि अगर मजिस्ट्रेट साहब के पास कोई कंप्लेंट फाइल होती है 210(1) का ए में, तो 3 चीजें होंगी। या तो वो एम्पावर्ड नहीं है तो 224 के अंदर कहेंगे भैया इसको प्रॉपर कोर्ट में ले जा, या 175(3) के अंदर कह देंगे कि इन्वेस्टिगेशन कर लेगा थाना। और 223 में क्या होगा? 223 में वो एग्जामिनेशन करेंगे, कंप्लेनेंट का एग्जामिनेशन करेंगे और उसके गवाहों का। कोई गवाह साथ में आए तो पहली बात तो यह कि 210 में 210 को ध्यान से देखिए, वहां कहीं नहीं लिखा कंपिटेंट मजिस्ट्रेट। कहां लिखा है? 210 में तो नहीं लिखा एनी मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास।
ये तो नहीं लिखा कि कॉम्पिटेंट, इसलिए हो सकता है उस मजिस्ट्रेट के पास चले गए जो कॉम्पिटेंट नहीं है, तो 224 में क्या है भैया प्रॉपर कोर्ट में जाओ। दूसरी बात, जब इन्होंने यहाँ एग्जामिनेशन कर लिया, विटनेस का कर लिया, तो इसका मतलब है इन्होंने कॉग्निजेंस ले लिया। कहीं लिखा हुआ नहीं है, कहीं ये सेक्शन लिखा हुआ नहीं है कि इस सेक्शन में कॉग्निजेंस लिया जाता है। 210 के अंदर तो है कंप्लेंट फाइल कर दी, और 223 के अंदर है एग्जामिनेशन कर लिया कोर्ट ने। यहां 175 के 3 में एग्जामिनेशन नहीं किया, उसने इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दिया। लेकिन कोर्ट जब खुद कंप्लेनेंट का विटनेस का एग्जामिनेशन कर लेता है, तब इसका मतलब हुआ कि कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया, खुद ने ले लिया भैया। अब आगे की कार्रवाई कोर्ट कर लेगी। और 175(3) में अगर भेजा है तो क्या क्या होता है, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। चलो क्लास ओवर करते हैं, ठीक है, कल मिलते हैं। ओके सर। ठीक है बेटा, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते।